नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। 15वें राष्ट्रपति के लिए कल होगी वोटों की गिनती। दोपहर तक आ जाएगा परिणाम। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ था मतदान। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में है मुकाबला। 25 अगस्त को नए राष्ट्रपति लेंगे शपथ। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर राहुल ने पीएम मोदी को फिर घेरा। कहा, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ, जीएसटी वापस लेना होगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 14 दिन के अंदर जारी होगा नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दिया आदेश। कहा, चुनाव को किसी भी कीमत पर ना टाला जाए। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 630 अंकों की बढ़त के साथ 55,398 पर हुआ बंद। 180 अंकों की तेजी के साथ 16,521 पर निफ्टी हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है योगी सरकार से। योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस इस्तीफे के बाद बीजेपी सवालों के घेरे में है। बीजेपी पर दलितों के अपमान का आरोप लगा है। क्या यही है बीजेपी का असली चेहरा? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दी है बड़ी राहत। साथ ही देखेंगे मध्य प्रदेश निगम चुनाव में कैसे कांग्रेस ने कर दिए बीजेपी के दांत खट्टे, सिंधिया को उनके ही गढ़ में कैसे दी मात। साथ ही आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की सियासत पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद उनके खुले खत ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दिनेश खटीक के एक खत से बीजेपी की पोल खुल गई है। इस खत ने यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है कि बीजेपी दलितों का अपमान करती है। वहीं दिनेश खटीक ने सीएम योगी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। वहीं यूपी राज्यपाल को भी उन्होंने इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। इसके साथ ही दिनेश खटीक का एक खुला खत तेजी से वायरल हो रहा है। इस चिट्ठी में योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए हैं। दिनेश खटीक ने लिखा है कि मैं दलित हूं, इसलिए कोई अफसर मेरी बात नहीं सुनता है, फोन काट देता है, मुझे मीटिंग की सूचना तक नहीं दी जाती है, न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा क्या कार्रवाई हो रही है, इस बारे में अधिकारी मुझसे बात तक नहीं करते। दिनेश खटीक के इन आरोपों के बाद यूपी की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथा उचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। सपा के साथ ही कांग्रेस ने भी दिनेश खटीक के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने लिखा कि योगी सरकार के मंत्री दिल्ली दरबार में शरण लिए हुए हैं। दिनेश खटीक के आरोपों से स्पष्ट है कि सामंतवादी सोच भाजपा आरएसएस का चरित्र है। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अब तक योगी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। तो वहीं दिनेश खटीक ने अपने खत में लिखा है कि एक दलित मंत्री होने के चलते उनके साथ भेदभाव हुआ है। दिनेश खटीक के इस्तीफे ने यूपी सरकार में भ्रष्टाचार और दलितों के साथ हो रहे बर्ताव की पोल खोल दी है। अब बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी दलितों के मुद्दे पर बैकफुट पर आ सकती है। वहीं यूपी की बीजेपी सरकार को एक मामले में झटका लगा है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जुबैर को फौरन रिहा करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की बीजेपी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी को भी भंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जुबैर के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान जुबैर की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, जुबैर अभी हाथरस में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली केस में 15 जुलाई को बेल मिल चुकी है। अब कल हाथरस में सुनवाई होगी। फिर एक केस लखीमपुर में पेंडिंग है। ऐसा ही एक केस चंदौली में लगा हुआ है। एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए अदालत सभी मामलों को एक ही कोर्ट में ट्रांसफर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया और सभी मामले दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया। यूपी पुलिस की ओर से जुबैर की जमानत पर शर्त जोड़ने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे हम एक वकील को बहस करने से नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही हम एक पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लगातार हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं है। जुबैर के मामले में बीजेपी अदालत में हाथ मलती रह गई, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार नसीब हुई है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस जंग में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जिनकी किस्मत का फैसला हुआ, जैसे जैसे नतीजों से पर्दा उठता गया, वैसे वैसे कांग्रेस का चेहरा खिलता गया, जबकि बीजेपी का कमल मुरझाता दिखा। दूसरे चरण की मतगणना के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता छीन अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को हकीकत का आईना दिखा रही है। पहले चरण में झटके पर झटके खाने के बाद अब दूसरे चरण की मतगणना में भी बीजेपी का कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में वोटों की गिनती में कांग्रेस दमदार स्थिति में है। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यहाँ के दोनों निगम बीजेपी हार गई है। ग्वालियर निगम का परिणाम 17 जुलाई को ही घोषित हो गया था और आज आए परिणामों में मुरैना निगम भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया। मुरैना में भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। मुरैना निगम में 18 साल बाद कांग्रेस ने मेयर पद का चुनाव जीता है। इसके साथ ही रीवा में बड़ा उलटफेर हुआ है। रीवा में 25 साल बाद कांग्रेस का महापौर बना है। रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 8,953 वोटों से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध वयस्क को मात दी। बीजेपी को सिर्फ देवास और रतलाम निगम में ही जीत मिली है, जबकि कटनी निगम में निर्दलीय उम्मीदवार मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। मध्य प्रदेश में सभी 16 नगर निगमों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 9 में ही जीत मिली है। कांग्रेस को 5 और आप और निर्दलीय को एक एक निगम में जीत मिली है, जबकि पहले सभी निगम बीजेपी के पास थे। साफ है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में तेजी से कमजोर पड़ रही है और उसके कब्जे से 7 निगम फिसल गए हैं। इसके साथ ही आज 40 नगर पालिका परिषदों के नतीजे भी घोषित किए गए, जिसमें से बीजेपी को 20 में हार मिली है। पार्टी सिर्फ 20 नगर पालिकाएं ही बचा पाई है, जबकि पहले अधिकांश नगर पालिकाओं पर बीजेपी का ही कब्जा था। कांग्रेस ने 12 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया है और 3 पर वो बीजेपी से आगे रही है। निकाय चुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी के अंदर इसे लेकर हलचल भी मची हुई है। खास तौर पर सिंधिया के गढ़ में जिस तरह से बीजेपी की बड़ी हार हुई है, उसने बीजेपी के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी सिंधिया पर भरोसा कर पाएगी। मध्य प्रदेश के निगम चुनाव नतीजों ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के सियासी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के गठन की तरफ इशारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र का मामला काफी पेचीदा है, जिसका समाधान भी जरूरी है, लेकिन इसका समाधान कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में और क्या कुछ कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की सेंधमारी के कारण उद्धव को सत्ता गंवानी पड़ी और अब महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है। बीजेपी का दावा है कि ये बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को शिव सैनिक ही नहीं मानते हैं और उद्धव गुट का कहना है कि शिंदे बीजेपी के सीएम हैं, शिवसेना के नहीं। यानी सत्ता जाने के बाद शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। ये लड़ाई तो चल ही रही है, वहीं दूसरी तरफ बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार बहस देखने को मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए 1 अगस्त को अगली सुनवाई का फैसला लिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा मामले में अब एक अलग बेंच का गठन भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट ने कहा हो सकता है ये मामला संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत पड़े। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। वहीं कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी और कोर्ट ने दोनों की दलीलों को सुनकर अब मामले को 1 अगस्त के लिए टाल दिया है और अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है, जिससे पहले दोनों पक्षों को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। जहां इस मामले में कोर्ट में बहस चल रही है, वहीं कोर्ट के बाहर अब शिवसेना पर दावे की लड़ाई भी तेज हो गई है और अब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर भी अपना दावा कर दिया है। शिंदे गुट की ओर से इसको लेकर निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी भेजी गई है। उद्धव ठाकरे गुट इसको लेकर पहले ही चिट्ठी लिख चुका है। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई कौन जीतता है, ये 1 अगस्त को साफ हो जाएगा। तो दूसरी तरफ संसद में भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था, जहां एक बार फिर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल पूछा, लेकिन सरकार अपने बचाव में नजर आई। महंगाई, जीएसटी दरों में बढ़ोतरी, अग्निपथ योजना समेत दूसरे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर खुद का बचाव कर रही है। आज संसद के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का घेराव किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज नहीं हो पाया। सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी सदस्यों ने जीएसटी को लेकर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग के बाद विपक्षी सांसदों का हंगामा बढ़ गया। खड़गे ने कहा कि महंगाई ने सभी को प्रभावित किया है, क्योंकि सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों, एलपीजी और अन्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। जब हंगामे का दौर जारी रहा तो राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिस कारण बाद में राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला और सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। बाद में विपक्षी सदस्यों ने आज भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, जिसमें कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी सहित विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि क्या संसद में महंगाई पर चर्चा करना असंसदीय है। प्रियंका ने कहा, भयंकर महंगाई के बीच गृहस्थी को चाहिए थी संजीवनी। भाजपा सरकार ने आटा, अनाज, गुड़, दही पर गृहस्थी सत्यानाश टैक्स लगाकर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी जी खर्चा बढ़ रहा है और संसद में चर्चा से कतरा रहे हैं। क्या महंगाई पर चर्चा करना असंसदीय है? संसद में इस बार विपक्ष मोदी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है, तो वहीं श्रीलंका अपने बुरे दौर से निकलने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद संसद में आज वोटिंग हुई, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की संसद ने नया राष्ट्रपति चुना है। इस जीत के साथ ही उन्होंने देश को बड़ा संदेश भी दिया। अब भले ही रानिल विक्रमसिंघे नए निजाम बन गए हों, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब सुधर जाएंगे श्रीलंका के हालात? भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में अर्थव्यवस्था क्या डगमगाई कि हालात बिगड़ते ही चले गए और देखते ही देखते जनता सड़क पर आ गई। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने लगी। आखिरकार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना ही पड़ा। उनके त्यागपत्र के बाद आज श्रीलंका में 1978 के बाद पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए हुआ, जिसमें रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की संसद ने नया राष्ट्रपति चुना है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच था। रानिल विक्रमसिंघे, डलास अला पेरुमा और वामपंथी जनता विमुक्ति पेरुनुमा के नेता अनुराग कुमार दिसानायके को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे चुनाव जीत गए और संसद ने उन्हें नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को जीतने वाले रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले, वहीं डलास अला पेरुमा को 82 और अनुराग कुमार दिसानायके को सिर्फ 3 वोट मिले हैं। श्रीलंका में किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए देश की 225 सदस्यीय संसद में 113 वोट चाहिए और 134 वोटों के साथ रानिल विक्रमसिंघे विजय बने हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा, हमारा देश बहुत मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हम उसका सामना करेंगे। अब भले ही विक्रमसिंघे मुसीबत से लड़ने की बात कह रहे हों, लेकिन देश की स्थिति संभालना बेहद मुश्किल है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के चलते खाद्य उत्पादों, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों के आयात पर बुरा असर पड़ा है। विदेशी लोन 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इस साल श्रीलंका को 7 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना है। अब देखना होगा कि आखिरकार विक्रमसिंघे कैसे श्रीलंका के हालात को सुधार पाएंगे। बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में घटती देश की ताकत की।
पिछले कुछ साल में देश में जीडीपी को तो झटका लगा ही है, साथ ही भारत की ताकत भी कमजोर पड़ी है। इसका असर भारत के पासपोर्ट पर भी दिखने लगा है। भारत के पासपोर्ट की ताकत पहले से कमजोर हुई है। तो क्या है भारतीय पासपोर्ट की रैंक और क्या होता है इसका असर, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के लोग किसी देश के नागरिक को कितना सम्मान देते हैं, दुनिया की नजर में वो देश कितना कामयाब और ताकतवर है, ये उस देश का पासपोर्ट तय कर देता है। मोदी सरकार दावा करती है कि पिछले 8 साल में भारत के पासपोर्ट की ताकत दुनिया में बढ़ी है। अब दुनिया के लोग भारतीयों को ज्यादा सम्मान की नजर से देखते हैं, लेकिन सरकार के ये दावे कितने सच हैं, इसकी पोल खुल गई है एक रिपोर्ट में। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हैंडले एंड पार्टनर्स के नए पासपोर्ट इंडेक्स में बताया गया है कि भारतीय पासपोर्ट कमजोर हुआ है। 199 देशों की सूची में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 87 है। 1 साल पहले ये 83 थी, यानी 1 साल में ही भारतीय पासपोर्ट की रैंक 4 स्थान फिसल गई। भारत के पास अब बिना पूर्व वीजा के 60 देशों तक पहुंच हासिल है। अगर हम मनमोहन सिंह की सरकार के समय भारतीय पासपोर्ट की रैंक पर नजर डालें तो 2013 में इसकी रैंक 73 थी। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही भारतीय पासपोर्ट की ताकत कम हुई है और आज ये 14 स्थान नीचे गिरकर 83 पर आ गई है। भारत की तुलना में चीन का पासपोर्ट ज्यादा ताकतवर बताया गया है। चीनी पासपोर्ट की रैंक 69 है। चीनी पासपोर्ट धारक की 80 देशों में सीधी पहुंच होती है, जो भारत के 22 स्थान ऊपर है। लिस्ट में जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर हैं। इन देशों के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट का नंबर है। सूची में फिर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन का स्थान आता है। रूसी पासपोर्ट को 50वें स्थान पर रखा गया है, जिसकी मदद से 119 देशों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।